heavy menstrual bleeding and treatment. बच्चों, the treatment is very simple. सिंपल इसलिए बिकॉज वी नीड टू नो कि कॉज क्या है, कारण क्या है। जब हमें कारण पता चल जाए तो कारण को मिटा दो तो उसका ट्रीटमेंट हो गया। तो हमने पहले कारण को देखा। जब हमने कारण ढूंढा क्या हो सकता है, जैसे कि अगर स्ट्रक्चरल कॉज है, स्ट्रक्चरल में क्या है बच्चों बताइए। स्ट्रक्चरल में कॉजेस क्या क्या है? कुछ याद है बच्चों स्ट्रक्चरल में क्या कॉज आता है? हथेली, पाम। Polyps, adenomyosis. Yes. Leiomyoma, that is fibroid. M for malignancy. तो जैसे ही हमें पता चल जाए कि इनमें से कोई एक रीजन है, एक कारण है, ठीक है बच्चों। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सिंपल था, अल्ट्रासाउंड था। तो अगर हमें पता चल जाए इनमें से कोई एक कारण है स्ट्रक्चरल में, पॉलिप को आप पॉलिपेक्टमी कीजिए। ठीक है बच्चों, पॉलिप को पॉलिपेक्टमी कीजिए। लियोमायोमा का दूसरा नाम था फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड का एक्चुअली ट्रीटमेंट बहुत बड़ा है, बट ज्यादातर स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, अब्सोल्यूट ट्रीटमेंट। मतलब आप पोस्टपोन कर सकते हो सर्जरी को कुछ समय के लिए। जैसे कि बताती हूँ एग्जांपल भी। एक अराउंड 35 ईयर ओल्ड लेडी है जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की शिकार है, और जब अल्ट्रासाउंड किया हमने अपने टेस्ट सारे करा लिए, तो अल्ट्रासाउंड में आया कि उसको फाइब्रॉइड है। ठीक है, उसका एक नहीं बल्कि 2 फाइब्रॉइड्स है, और वो भी बड़े हैं। बड़े माने ऑलमोस्ट 3 to 4 सेंटीमीटर वाले। तो चलिए ठीक है, 4 सेंटीमीटर वाले 2 फाइब्रॉइड्स है उसके। बट हमने टेस्ट तो किया था कारण ही नहीं पता करने के लिए, इवन ये पता करने के लिए कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है। तो इसका हीमोग्लोबिन जो था वो लगभग 4 के करीब था। इसमें आप ऑपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको पता है फाइब्रॉइड को निकालना है ही उसका ट्रीटमेंट है। ऑब्वियसली 35 ईयर ओल्ड लेडी में हम नहीं करेंगे हिस्टेरेक्टमी, बट उसमें मायोमेक्टमी तो कर ही सकते हैं। मायोमेक्टमी माने फाइब्रॉइड को निकालना, इज मायोमेक्टमी। जैसे पॉलिप, पॉलिपेक्टमी। ठीक है बच्चों, तो लियोमायोमा को हम निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मायोमेक्टमी। बट 4 हीमोग्लोबिन के साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं उसे। आप रिस्क ले सकते हो बच्चों? 4 हीमोग्लोबिन में ऑपरेट करेंगे? नहीं ना। जब हम नहीं करेंगे तो वी विल ट्राई टू बाई टाइम। हम समय लेने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे? हम कुछ मेडिसिन शुरू करेंगे। स्ट्रक्चरल का ट्रीटमेंट सर्जरी है, कुछ और नहीं है बच्चों। बट यस, आप उसको मेडिसिन देकर आप उसे पूरी तरह से गायब नहीं कर सकते, उसे कम कर सकते हो। मेडिसिनल ट्रीटमेंट, medicines can reduce the severity and can give time to build up
हेल्थ। ठीक है बच्चों। दे गिव अस टाइम टू बिल्ड अप हेल्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। तो दवाइयाँ उसका ट्रीटमेंट नहीं है किसी भी स्ट्रक्चरल कॉजेस का, बट हम दवाई तब इस्तेमाल करते हैं जब हम उसको शुरुआत में भी आप उसको सिवियरिटी को कम कर सकते हैं, बट वो लंबे समय तक आपको लेना पड़ता, पहली बात। दूसरी चीज है कि आप ये कर सकते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन को बिल्टअप करने के लिए, हीमोग्लोबिन हो सकता है या उसको कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि लिवर की प्रॉब्लम है, उस समय आप ऑपरेट नहीं करेंगे, आप मेडिसिन चालू कीजिएगा जब तक उसका लिवर की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट ना हो जाए। ठीक है, या कुछ उसको और भी प्रॉब्लम है जिसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रही है, तो हम तब तक के लिए रुके रह सकते हैं, तब तक के लिए हम उसको ध्यान दे सकते हैं कि चलो मेडिसिन से उसको ब्लीडिंग ज्यादा तो नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बैकअप प्लान होता है, बट हमारा एब्सोल्यूट प्लान हमेशा सर्जरी है। स्ट्रक्चरल कॉजेस की बात कर रही हूँ मैं। तो जब हमारा एब्सोल्यूट पॉइंट सर्जरी है स्ट्रक्चरल कॉजेस में, पॉलिप में हम पॉलिपेक्टमी करते हैं, और लियोमायोमा में हम मायोमेक्टमी मायोमेक्टमी करते हैं। एडिनोमायोसिस की एक विशेषता ये है कि अलग से नहीं है, ये घुला मिला होता है यूट्रस के मायोमेट्रियल वॉल में। तो एडिनोमायोसिस का ट्रीटमेंट एक्चुअली हिस्टेरेक्टमी है। एंड ऑब्वियसली मैलिग्नेंसी तो आपको पता ही है, मैलिग्नेंसी में हमेशा जो भी मैलिग्नेंसी है, एंडोमेट्रियम हो सकता है, ओवरीज हो सकता है, तो उस चीज को तो हमें हटाना ही है। ठीक है, तो मैलिग्नेंसी में भी हिस्टेरेक्टमी इज द ट्रीटमेंट। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, अगर मैलिग्नेंसी में उसके लास्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज है, तो उसमें हिस्टेरेक्टमी करने की जरूरत नहीं है, तब हम कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी शुरू करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, अर्ली स्टेजेस में हिस्टेरेक्टमी इज नीडेड या इट इज सफिशिएंट, बट सफिशिएंट तो नहीं कह सकते क्योंकि हिस्टेरेक्टमी में और भी डिफरेंट टाइप्स है। मतलब हमारा हिस्टेरेक्टमी के साथ लिम्फ नोड डिसेक्शन और भी कुछ कुछ चीजें होती है उसमें। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, हिस्टेरेक्टमी इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। और अगर पॉलीपेक्टमी फेल हो जाता है किसी कारणवश, या पॉलिप बार बार आ रहा है, आई विल टेल यू वन दिस वन पेशेंट के बारे में। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे एक लेडी आई थी जिसको देखा था कि उसे पॉलिप था, उसको हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का हिस्ट्री है, शी वाज अराउंड 39 इयर्स ओल्ड लेडी थी। तो फैमिली कंप्लीटेड था, तो हमने जब उसका अल्ट्रासाउंड किया उसको एंडोमेट्रियल पॉलिप था। तो एंडोमेट्रियल पॉलिप था तो उसको हमने उसका पॉलिपेक्टमी कर दिया। पहली बार जब वो आई थी, मतलब उस समय हमने जब देखा था तो पॉलिप काफी बड़ा था, यूट्रस भी बड़ा था, अल्ट्रासाउंड में हमें पॉलिप अच्छे से दिख रहा था, उतना ही नहीं वो बल्कि सर्वाइकल कैनाल से भी बाहर आ गया था। तो ओटी में ले गए और उस पॉलिप को हमने निकाल दिया, पॉलिपेक्टमी कर दिया, एंड शी वाज फाइन, शी वाज हैप्पी, क्योंकि सर्जरी वाज द ट्रीटमेंट। उसके बाद अराउंड 6 महीने तक ठीक थी, 7वें महीने फिर से आ गई वो। बट 7वें 8वें महीने में जब वो आई थी, तो इस बार उसके कंप्लेन्स वैसे ही थे, तो फिर से दिखाने आई।
अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड में इस बार 2 छोटे छोटे से पॉलिप्स जो सिर्फ एंडोमेट्रियल कैविटी में ही सीमित, तो ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, प्लांट पॉलिपेक्टमी किया, फिर हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी किया, स्कोप डाला और पॉलिप निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद अगेन शी वाज सिम्टम फ्री, ठीक थी वो अभी लगभग 2 साल बाद फिर से आई कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है करके। अगेन वी सॉ दिस वन। पहले वो किसी और के पास गई थी, लगभग हमारे पास जब आई थी 2 महीने और एक्स्ट्रा हो चुके थे, मतलब 2 साल 2 महीने हो चुके थे। वो कहीं और थी, तो इसलिए वो उसके पास जो भी डॉक्टर था उन्हीं के पास गई थी। तो उन्होंने बताया कि आपका मेनोपॉज आने वाला है, इसलिए थोड़ा ज्यादा और कम हो जाता है, वो नॉर्मल है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 2 महीने तक तब भी देखा, बट झेलते गई वो बेचारी, पर उसको कुछ लगा नहीं, वह ज्यादा होता ही गया। तो वो यहाँ पर आई हमारे पास। जब वो आई, देखा उसको फिर से अल्ट्रासाउंड करके, तो उसके पॉलिप थे। अभी इस बार ट्रीटमेंट, शी वाज ऑलरेडी 42 थी वो समय, तो इस बार ट्रीटमेंट हमने पॉलिपेक्टमी नहीं किया, क्योंकि अभी वो पॉलिप वाले डायग्नोसिस में नहीं, बल्कि वो अभी रिकरेंट पॉलिप में आ गई। बार बार उसको पॉलिप हो रहा है, ये रिकरेंट एंडोमेट्रियल पॉलिप के डायग्नोसिस में आ गई। तो उस लेडी को हिस्टेरेक्टमी एडवाइस किया। फैमिली कंप्लीटेड थी, शी वाज आल्सो हैप्पी कि हम बार बार नहीं आ सकते और हम बार बार परेशान नहीं हो सकते, इसलिए शी वेंट फॉर अ हिस्टेरेक्टमी। तो हर पेशेंट का अलग अलग रहता है बच्चों। कभी कभार पॉलिप अगर फेल हो जाता है या बार बार होता है, देन वी गो फॉर अ हिस्टेरेक्टमी। और उतना ही नहीं, अगर फाइब्रॉइड 1 या 2 है, ठीक है, एंड थोड़े बड़े बड़े है जैसे भी है, बट 2 है, लिमिटेड नंबर है, लेस देन 4 फाइब्रॉइड्स है, यू कैन गो फॉर अ मायोमेक्टमी। बट बड़े बड़े है तो यू कैन नॉट गो फॉर अ मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी की कुछ रूल्स है कि आप बड़े हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर बड़े बड़े 4 होंगे तो वो तो यूट्रस पूरा खाली कर देगा, तब तो कुछ बचा ही नहीं है। उससे बेटर है कि आप उसको यूट्रस को ही हटा दो। ठीक है बच्चों, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मायोमेक्टमी फेल हो जाता है या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, देन वी शुड गो फॉर अ हिस्टेरेक्टमी। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रक्चरल कॉजेस में आइदर पॉलिप, पॉलिपेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी, फाइब्रॉइड, मायोमेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी, एडिनोमायोसिस, हिस्टेरेक्टमी, मैलिग्नेंसी, हिस्टेरेक्टमी, एडिशनल और भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। या तो मैलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट जो है इट विल बी लिटिल डिफरेंट। ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों कि स्ट्रक्चरल कॉजेस में सर्जरी इज द ट्रीटमेंट। मेडिसिन हम दे सकते हैं, बट वो सिर्फ प्रोलॉन्ग करने के लिए कि हाँ भाई पोस्टपोन करना है हमें सर्जरी। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, हीमोग्लोबिन का बैकअप हो सकता है, या वो कहेगी मेरी बेटी की शादी है इसलिए हम उसके बाद आ जाएंगे, या मेरे हस्बैंड अभी आने ही है, हम उसको बुला लेंगे छुट्टियों में तब कराएंगे। ठीक है, whatever is the reason for her postponement of the surgery, medicines are advised. क्लियर है बच्चों? कोई डाउट आपको स्ट्रक्चरल में? हाँ बच्चों, चलिए, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं है ना बच्चों? मैम कौन सा मेडिसिन एडवाइस करेंगे डिले करने के लिए? बेटा मेडिसिन के लिए हम ये फिर से
एडिनोमायोसिस एक टॉपिक है, फाइब्रॉइड एक टॉपिक है। जब हम टॉपिक वाइज जाएंगे तो उसको हम पूरी तरह से डील करेंगे। जैसे ये एयूबी हुआ, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उसके बाद नेक्स्ट हमारा फाइब्रॉइड टॉपिक, बिकॉज फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट भी इतना आसान नहीं है। कुछ फाइब्रॉइड उसके मतलब क्लासिफिकेशंस है, उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, उसी में मेडिकल ट्रीटमेंट भी बताएंगे, नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट भी बताएंगे। ठीक है बच्चों? ओके मैम। तो उसके लिए वो क्लासेस आएगा तो उसमें बताएंगे हम। ओ, बट अभी फिलहाल के लिए बस इतना पता होना चाहिए कि जिस्ट में ये क्या ट्रीटमेंट है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फंक्शनल कॉजेस बताइए क्या हो सकता है? क्वाइन। फाइन, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आयट्रोजेनिक माने हमने खुद किया है, मतलब हम कुछ कर रहे थे तभी हो गया अचानक से। आयट्रोजेनिक तो हमने खुद किया, तो उसको तो हम लोग प्रिकॉशंस लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। नॉट एट क्लासिफाइड में थोड़ा मुश्किल है ट्रीटमेंट करना, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या कॉज है। जब पता चलेगा तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। बच्चे अभी कोagulation फैक्टर्स, ओव्यूलेटरी, ठीक है बच्चों, एंड एंडोक्राइन कॉजेस। सो लेट्स कम टू दिस ऑल थ्री कॉज। कोagulation में बच्चों बहुत ही आसान है, ये कंजेनाइटल है, तो इसकी जो प्रेजेंटेशन होगा, इट विल नॉट बी ओल्ड एज और मिडिल एज। मतलब एक 35 ईयर ओल्ड लेडी को HMB फॉर कोagulation डिसऑर्डर्स नहीं आएगा, एक्सेप्ट इट इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड माने जैसे कि कोई बीमारी जिसमें कुछ समय के लिए आया है, वो बीमारी हुआ है उसको। एग्जाम्पल आई टेल यू, डेंगू आजकल बहुत चल रहा है, हर जगह बारिश हो रही है, तो मस्कीटोज की पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो डेंगू क्या करता है बच्चों, कोई एक ब्लड प्रोडक्ट को कम कर देता, क्या करता है? कौन सा है वो ब्लड प्रोडक्ट? प्लेटलेट। प्लेटलेट। यस, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स है, वो कम कर देता प्लेटलेट काउंट को। जब प्लेटलेट काउंट कम होता है, आई टेल यू वन मोर इंसिडेंट लाइक दिस ओनली। एक लेडी थी जिसको हाई फीवर आया था, वो हमारी इमरजेंसी में आई थी, हमारे गायनी ओपीडी पे नहीं आई। तो जब वो इमरजेंसी में आई थी, शी केम ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग हर जगह से, मतलब उल्टी कर रही है, ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, एनस से ब्लीडिंग हो रहा है, वजाइना से ब्लीडिंग हो रहा है, एंड हिस्ट्री वाज 4 डेज से उसको फीवर। ठीक है बच्चों, एंड सिंस वो इमरजेंसी में आई थी तो ऑब्वियसली वो केस हमारे पास नहीं आया पहले, वो केस चला गया था इनके पास, मेडिसिन वालों के पास, क्योंकि फीवर वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्लीडिंग हो रहा था, टेस्ट किया तो डेंगू निकला। तो ऑब्वियसली वो मेडिसिन वालों के पास चला गया। जब वो मेडिसिन वालों के पास चला गया तो मेडिसिन वालों ने देखा अरे ऐसा ऐसा है, तो ट्रीटमेंट चालू कर दिया उसका। ठीक है, तो वो मेडिसिन वाले जानते हैं, हमारा रोल नहीं था लगभग। बट यही लेडी बाद में फिर से आई थी, बट सिंस लकीली और अनलकीली वॉट एवर इट इज, लगभग 6 महीने ट्रीटमेंट हो गया, सब हो गया, दोबारा से आई थी 6 महीने बाद। बट इस बार वो ठीक ठाक थी, कोई परेशानी नहीं, सिवाय एक कंप्लेन का कि उसको महीना ज्यादा हो रहा है, और वो लगभग 2 महीने से है, उससे पहले कुछ नहीं था। ठीक है बच्चों, तो 2 महीने से ही है, तो हमने कहा ठीक है, तो उसका एज भी लगभग 40 के आसपास था, उसका सब इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ नहीं मिला हमें। क्लॉटिंग फैक्टर्स हम यूजुअली नहीं कराते हैं, यूजुअली मतलब तो थोड़े कॉस्टली है पहली बात तो, और उतना सस्पेक्ट नहीं करते हैं हम लोग।
तो हमने उसका तब भी क्लॉटिंग फैक्टर्स बाद में सेकेंड टाइम भेजा, फर्स्ट वाले में नहीं भेजा था क्योंकि हम तो सोच रहे थे 40 ईयर्स से हो सकता है फाइब्रॉइड पॉलिप ऐसे कुछ निकले, बट नहीं कुछ निकला। तो बाद में हमने उसका क्या किया, क्लॉटिंग फैक्टर्स भेजा, वो भी नॉर्मल था। तो हम सोचते थे कुछ और गड़बड़ है, तो हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए सीबीसी भेजा था। पहले तो हमने सिर्फ प्लेन हीमोग्लोबिन भेजा था, तो उसमें हमें कुछ मिला नहीं, तो हीमोग्लोबिन लगभग 9 के आसपास था। हमें उसका एनीमिया भी डायग्नोस करना था कि किस टाइप का एनीमिया है, तो उसका सीबीसी भेजा। सीबीसी में पता किया कि प्लेटलेट्स कम। कहानी पूछी फिर से, तो वो बोली कि हाँ मैडम, हमें फीवर आता जाता है। तो हमने पूछा अच्छा कितने समय से फीवर आना जाना हो रहा है। तो देन शी सेड कि पहले हम यहीं एडमिट थे डेंगू के लिए, उसके बाद हमें टाइफाइड हुआ था 2 महीने पहले। टाइफाइड में प्लेटलेट्स कम नहीं होता ऐसे कुछ, बट यस वहां पर एक प्रॉब्लम आती है जब कोई क्लोरमफेनिकोल करके एक दवाई होती है, जो बहुत पुरानी दवाई है, काफी इफेक्टिव था किसी जमाने में, आजकल हम नहीं देते उसको। बट कोई एक पुराना डॉक्टर के पास गई थी तो उसने ये शुरू किया था, उसका साइड इफेक्ट ये था बच्चों कि वो प्लेटलेट्स कम करता था। जब उसकी कहानी हमने हिस्ट्री पूरी पढ़ी, तब पता चला उसको एक्चुअली टाइफाइड हुआ था 2 महीने पहले, और उसने दवाई ली थी लगभग 14 डेज की। और उसकी प्रिस्क्रिप्शन थी, लकीली वो थोड़ी सी स्मार्ट लेडी थी, तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखती थी। तो जब वो आई, हमने पूरा उसकी कहानी देखी, तो क्लोरमफेनिकोल एक्चुअली प्लेटलेट्स कम करता था। ठीक है, तो दैट इज द रीजन उसको 2 महीने, और जैसे ही वो दवाई खाना शुरू की उसका ब्लीडिंग लगातार चलता रहा 2 महीने से, बिल्कुल स्टॉप नहीं हुआ। और बाद में उसको बोला गया था कि उसको 2 हफ्ते नहीं बल्कि थोड़ा और लंबा चलेगा करके। एंड आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन कि उसको क्यों लंबा चलाया। ठीक है, तो इसलिए उसका ब्लीडिंग भी चलता गया। तो जैसे ही वो हमारे पास आई थी कि ब्लीडिंग हो रहा है, क्योंकि फीवर तो अभी था नहीं उसको, वो तो 2 महीने पहले था और वो भी ठीक हो गया था, और उसने दवाई भी लगभग बंद कर दी थी 1 हफ्ते पहले। हमने उसको क्या किया, कुछ नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया, ट्रानेक्सा, ट्रानेक्सामिक एसिड, ठीक है, विटामिन के भी दिया इसको। ठीक है, विटामिन के इंजेक्शन आते हैं तो हमने इसको इंजेक्शन दिए। तो जब हम ये दोनों चीज उसे दे दिए, लगभग 1 हफ्ते में उसका ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। बट हमने दोबारा से उसका सीबीसी कराया, क्योंकि वी शुड एंश्योर कि प्लेटलेट्स नॉर्मल हुए या नहीं हुआ। तो हमने देखा कि उसके प्लेटलेट्स धीरे धीरे बढ़ते गए, पर वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं आया था, लगभग उसको 2 सप्ताह लगा ट्रीटमेंट चालू करने के बाद। ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था बोन मैरो, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन में थोड़ा समय लग रहा था, क्योंकि क्लोरामफेनिकोल जो मेडिसिन ली थी वो लंबे समय तक ली थी, तो इसलिए उसका असर भी था, थोड़ा लंबा समय तक था उसका। तो दीज आर एक्वायर्ड कॉजेज, मतलब उसने दवाई ली इसके कारण था, डेंगू था इसलिए हुआ, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो इसलिए दीज आर एक्वायर्ड कॉजेज। बस एक्वायर्ड कॉजेज में एज लेट रहता है, नहीं है तो कंजेनाइटल कोagulation डिसऑर्डर्स जैसे कि फैक्टर 7, 9, 8, इन लोगों में प्रेजेंटेशन काफी अर्ली आती है। अर्ली माने जैसे ही मेनार्क हो जाता है, मेनार्क माने पहली बार उसको महीना आना शुरू हो जाता है। क्या बच्चों, पहली बार उसको महीना आना शुरू हो जाता है। जैसे ही मेनार्क हो जाता है, the girl will present almost 2 to 3 months में pubertal menorrhagia। और सारे आप उसका ये कीजिए, इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल आएंगे, बाद में कोagulation डिसऑर्डर्स करेंगे, इसमें करना चाहिए।
यंग एज जो होते हैं वी हैव टू डू दिस कोagulation डिसऑर्डर्स बिकॉज यही इनका प्रेजेंटेशन होता है। जब किया करते हैं तो यही निकलता है, ज्यादातर निकलता है। ज्यादातर माने सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज, क्योंकि पहला कॉज है pubertal menorrhagia is anovulatory cycle. Okay, we will come to that topic also, pubertal menorrhagia एक अलग से ही टॉपिक है क्योंकि उसका कॉज थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मेनार्ड जैसे ये होता है तो pubertal menorrhagia से प्रेजेंट करते हैं, तो उस समय क्लॉटिंग फैक्टर्स करना बहुत जरूरी है, और जैसे ही हम करेंगे और उसका रीजन पता चलेगा तो उसका ट्रीटमेंट विल बी सप्लीमेंटेशन ऑफ डेफिशिएंट फैक्टर। बट इसका अब्सोल्यूट ट्रीटमेंट होगा, मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक है बच्चों, जो फैक्टर की डेफिशिएंसी है दैट्स बेसिकली बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बट जो बाकी है बट अगर टेम्पररी अगर हम देखना चाहते हैं तो वी कैन ऑलवेज सप्लीमेंट कर सकते हैं। फैक्टर 7 के कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आए हैं तो वो हम यूज कर सकते हैं। 9 और 8 वाला जो है उसके लिए FFP आता है, ताकि जब भी ब्लीडिंग होता है FFP चढ़ा दीजिएगा तो वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स का ट्रीटमेंट बेसिकली इस तरह से जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड कॉज, ओव्यूलेटरी कॉजेस। ओव्यूलेटरी कॉजेस में ज्यादातर कॉज था PCOS। अंडरलाइंग कॉज ऑफ PCOS, PCOS एक बहुत बड़ा टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट एंड आई कैन से ऑलमोस्ट 80% लोगों को PCOS है। फीमेल्स की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है बच्चों, PCOS जो है 80% ऑफ फीमेल्स हैव इट। प्रेजेंटेशन वेरी करता है, कुछ लोगों को ज्यादा है, कुछ लोगों को कम है, बहुत ही माइल्ड, बट यस 80% पीपल हैव दिस। एंड PCOS इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि आजकल BP शुगर क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस PCOS, बिकॉज ये एसोसिएटेड है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आप जानते हो सब लोग, कोई कोई जानता है बच्चों मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? हाँ बच्चों, मेटाबॉलिक सिंड्रोम माने कुछ प्रॉब्लम है मेटाबॉलिज्म जिसके कारण, बट वो एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम माने बहुत सारे प्रॉब्लम्स इकट्ठे हैं। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है? पहले तो इंक्रीज्ड BP, ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यस, इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंक्रीज इन वेट, इसको हम कहते हैं ओबेसिटी। PCOS लगभग मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ ही चलता है, या यू कैन से PCOS जिसको भी होता है वो बाद में सफर करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, मतलब फ्यूचर उनका क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना ही है। ठीक है बच्चों, जो PCOS का ट्रीटमेंट अलग से, ये वो टॉपिक ही अलग है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट यस, ओव्यूलेटरी साइकिल्स ऐसे कोई रीजंस है तो उसमें हम मैम मोस्ट इंसुलिन इम्पोर्टेंट। रेजिस्टेंस भी तो बढ़ाता है। हाँ बेटा, इंक्रीज ग्लूकोज क्यों हो रहा है? बिकॉज इंसुलिन रेसिस्टेंस हो रहा है, इसलिए सिर्फ मैंने उसका प्रोडक्ट्स लिखा है तो ये बेसिकली इंसुलिन रेसिस्टेंस।
इंक्रीज ग्लूकोज माने हाइपरग्लाइसीमिया, बीपी इज रेज, हाइपरग्लाइसीमिया, ये मैनिफेस्टेशंस है, मतलब इस तरह से ये सिंड्रोम्स है। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज बॉडी वेट, कारण इंक्रीज ग्लूकोज, इंसुलिन रेसिस्टेंस। क्यों इंक्रीज इन इंसुलिन रेसिस्टेंस? बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी कुछ हार्मोन्स, गंदे हार्मोन्स रिलीज करते हैं लेप्टिन करके, तो ये क्या करता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ाता है। ठीक है बच्चों। ओके, सो दिस इज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओएस। और पीसीओएस का ट्रीटमेंट बहुत कुछ है, वो हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कमिंग, या अभी उसको टेम्परेली हम उसे ओसिपल्स भी दे सकते हैं, बिकॉज ओव्यूलेटरी, दो इट इज एनोव्यूलेटरी साइकिल्स, बट आप ओसिपल्स, एनोव्यूलेटरी इसलिए क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सही बैलेंस में नहीं है, एलएचएफएस सही बैलेंस में नहीं है। आप ओसीपीज पे ड्रग देंगे उस लेडी को, ओसीपीज जैसे ही हम देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो ओसीपीज देंगे, कब से शुरू करना है, तो डे 2 या डे 3 से शुरू करते हैं। ठीक है, लगातार लेते रहना है, वैसे लगभग 3 मंथ्स के लिए लेना है, क्योंकि ओसी पिल्स के जो इफेक्ट्स है बच्चों, टेक्स मिनिमम 2 to 3 months। ठीक है बच्चों, ओसी पिल्स देख के भी हम ट्रीट करते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद आता है एंडोक्राइन कॉजेस। एंडोक्राइन कॉजेस में हमने कहा था कि थायराइड, थायराइड को कोई भी मैनिफेस्टेशन आइदर इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी उसका रिजल्ट है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना है। इसके लिए बेस्ट इज रेफर टू एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, क्योंकि बच्चों एंडोक्राइन इसलिए भी भेजना एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, थायराइड सिर्फ ओवरी को अफेक्ट नहीं करता है, वो बहुत सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, वो बहुत सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, इसलिए हमें हमेशा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास रेफर कीजिए, ताकि उसका डोज, उसका कॉज सही से पता चले। ठीक है, आई टेल यू वन एग्जांपल फॉर दिस, आई नीड टू बी वेरी फास्ट। ठीक है, एक लड़की थी, आई टेल यू, इट वाज अराउंड 25-year-old लेडी, शी जस्ट गॉट मैरिड एंड उसे लगा थोड़ा सा वेट गेन भी कर ली मैरिज के बाद, जो नॉर्मल होता भी है फीमेल्स में, क्योंकि खुश हो जाते हैं करके। एंड शी केम, उसका हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगा, तो उसका ट्रीटमेंट किया। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी कि ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम उस समय उतनी ही थी, बट वेट गेन हो रहा है, तो उसको लगा कि शादी के बाद है नॉर्मल है करके, सब लोगों ने यही बोला। शी वॉज हैप्पी, बट धीरे धीरे उसका ब्लीडिंग कुछ समय के लिए ठीक था, 2-3 महीने दवाई शुरू करने के बाद, बट तब भी उसका कम नहीं हुआ, वो बढ़ता गया। बाद में जब उसका कॉज पता चला कि थायराइड था, बट थायराइड दवाई दे दी थी, तो थायराइड बढ़ता जा रहा था उसका। देन शी वाज रेफर्ड टू एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, तब पता चला कि शी हैड अ ऑटो इम्यून डिसीज, एक और भी एक बड़ा सा उसको बीमारी थी, जिसके कारण उसके बाद जॉइंट पेन्स, लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम शी हैड, उसके बाद डेवलप किया धीरे धीरे। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने उसके बाद उसका सही ट्रीटमेंट किया, देन शी वाज फाइन, क्योंकि एंटीबॉडीज और कुछ कुछ चीजें देनी थी, उसके साथ थायराइड का डोज भी बढ़ा दिया गया था। सो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास कुछ चीजें जब हमारे क्षेत्र का नहीं है, तो उसको टच ना करके रेफर कर लो, और किसी को रेफर करना कोई गलत काम नहीं है। ठीक है, उससे यही है कि वो अपने क्षेत्र में पढ़ लिख के उतना ज्यादा पढ़ा है, तो लेट हिम यूज हिज नॉलेज फॉर दैट। हम उतने अच्छे नहीं है, तो हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सो रेफर टू दैट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, पर्टिकुलर जो भी है उसमें वो
होने चाहिए गुड इन दैट सब्जेक्ट, वहां पर भेजिए उनको, उनका ट्रीटमेंट करे एंड कंटिन्यू द डोज। ठीक है बच्चों। और एंडोक्राइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थायराइड, अगर प्रोलैक्टिन है तो प्रोलैक्टिन का तो ट्रीटमेंट हम कर ही सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, यूजुअली हाइपोथायराइडिज्म के साथ हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया रहता है। इफ दैट इज द केस, कभी कभार ब्लीडिंग कम आएगी, कभी कभार ब्लीडिंग ज्यादा आएगी। इसमें द ट्रीटमेंट विल बी टैबलेट कैबरगोलिन 0.25 mg. This is 2 tablets per week for 6 weeks. This is the treatment for hyperprolactinemia. Yes, it mainly causes oligomenorrhea, but जब वो hypothyroidism के साथ है, तब वो ज्यादातर heavy menstrual bleeding कराता है। ठीक है। So these are the treatment. मैम इसमें ब्रोमोक्रिप्टिन भी देते हैं क्या? हाँ, ब्रोमोक्रिप्टिन भी देते हैं, बट कैबरगोलिन इज वेरी इफेक्टिव, वेरी डैम इफेक्टिव। ब्रोमोक्रिप्टिन का ये है कि आप उसको ज्यादा लंबे समय तक देते हैं और डेली देते हैं। ये हम लोग वंस अ वीक देते हैं, आसान होता है। ब्रोमोक्रिप्टिन जो होती है, इट्स 10 डेली mg। डोज? यस, डेली डोज है। इवन बीडी भी देते हैं, बीडी भी देते हैं हम यूजुअली बीडी देते हैं। वैसे आप ओडी दे सकते हो, इट विल बी 25 mg का, आप ओडी भी दे सकते हो उसको, या 20 mg पर डे करके बीडी करके दीजिएगा। दिस विल गो ऑन फॉर 6 वीक्स। ये लंबा और डेली डेली लेना पड़ता है, दिस इज डेली डोज, वो वीकली है। ठीक है बच्चों। तो इसलिए यस, ब्रोमोक्रिप्टिन आप ले सकते हो, बट द मोस्ट इफेक्टिव एंड द वेरी गुड ड्रग विल बी कैबरगोलिन, फर्स्ट चॉइस। अब ब्रोमोक्रिप्टिन के एक और भी साइड इफेक्ट है कि वो ट्रेमर्स कराता है, ट्रेमर्स कराता है, उसके बाद सडन थोड़ा सा हाइपोटेंशन हो जाता है, कुछ कुछ चीजें उसके साथ है। ठीक है बच्चों। तो दिस इज द मेन कॉजेस के ट्रीटमेंट। बट यस, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का हमने क्या कहा, हीमोग्लोबिन अगर ये लो है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करना है, तो उसके लिए क्या होगा, एनीमिया ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चों। एनीमिया ट्रीटमेंट में यस, वी गिव आयरन। आयरन you can give it as in the tablet form or in a injectable form. ठीक है। ज्यादातर हम टैबलेट फॉर्म में ही देना पसंद करेंगे, क्योंकि ओरल जितना लेते हैं उतना ज्यादा अच्छा और सेफ होता है कंपेयर टू आईवी। क्योंकि हमें कोई इतनी यहाँ पर इतनी इमरजेंसी नहीं है कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी बढ़ाना है। ठीक है। जैसे प्रेगनेंसी में हमें जल्दी बढ़ाना होता है, क्योंकि टाइम पीरियड कन्फाइंड है, उसके बाद उसकी डिलीवरी होनी है, तो उसमें हम इंजेक्टेबल प्रेफर करेंगे। या शुरुआत में आप इंजेक्टेबल दे दीजिए, आधा डोज, आधा डोज जो है आप मेडिसिन ओरली दीजिएगा। इंजेक्टेबल उसके खुद के ही नुकसान होते हैं। तो ये है बच्चों ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑफ द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का। हाँ अच्छा, ये तो हो गया हीमोग्लोबिन ये करने के लिए, बट टेम्परेली आप उसको ब्लीडिंग कम करने के लिए क्या करेंगे, टैबलेट ट्रानएक्जिमिक एसिड। ये 500 मिलीग्राम का आता है टैबलेट। आप इसको 3 टाइम्स अ डे दीजिएगा, बट दिस इज ओनली ड्यूरिंग द मेंसेस, should not be given beyond the menses, it's only during menses, very important है। क्योंकि ब्लीडिंग जब ज्यादा है तभी आप दीजिएगा, मतलब आप 5 दिन दे रहे हो, 6 दिन या 7 दिन, जितना उसके, या 3 दिन भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन उसका कितने दिन के लिए ब्लीडिंग होता है। ट्रानएक्जिमिक एसिड जो है आप देंगे उसको मेडिसिन सिर्फ ड्यूरिंग मेंसेस। ठीक है।
यस समटाइम्स हमने कहा कि कभी कभार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया है, कुछ परेशानी है, लेफ्ट डीरेंज्ड है, उस समय विटामिन के मतलब वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स आप दे सकते हो, जैसे कि मल्टीविटामिन, क्योंकि एनीमिया हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सिर्फ आयरन की जरूरत नहीं बल्कि मल्टीविटामिन की भी जरूरत है। ठीक है बच्चों, एंड ऑब्वियसली वी रिक्वायर इवन प्रोटीन्स, तो प्रोटीन पाउडर भी देना चाहिए। सो दीज आर द एडिशनल थेरेपीज बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके चलिए, तो हियर वी कंप्लीट द एचएमवी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट। आई जस्ट स्टॉप द टॉपिक हियर। तो हमारा हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग खत्म हो गया है, ओनली दिस पार्ट, बट अभी मैं जो जाऊंगी इट विल बी अप उसके और डेप्थ में, जैसे कि फाइब्रॉइड, पॉलिप, ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स लेना शुरू कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, मैम कैवेरगोलिन का डोज बता दीजिए। बेटा 0.25 mg रहता है, वो 2 टैबलेट्स, मतलब 0.5 mg का नहीं आता है, 0.25 का ही आता है यूजुअली, दैट इज पर वीक। हफ्ते में एक बार लेना होता है 2 टैबलेट्स, और वैसे उसको 6 हफ्ते लेने हैं। कभी कभार इवन जैसे कि कोई ट्यूमर है, पिट्यूटरी ट्यूमर, तो उसमें 12 हफ्ते भी दिया जाता है, डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो यू कैन जस्ट गिव दिस वन, बट ऑलवेज कंसल्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ऑलवेज, इवन फॉर प्रोलैक्टिन के लिए भी यस यू कैन ट्रीट, बट हैव अ कंसल्टेशन फ्रॉम द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, समटाइम्स वी शुड नॉट मिस द मेन पिक्चर, लाइक कोई एंडोक्राइन पिट्यूटरी ट्यूमर है जो हम लोग को बस प्रोलैक्टिन ट्रीट कर दिया, ठीक हो गया टाइप में, तो हो सकता है उसको पिट्यूटरी ट्यूमर है जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। और ट्यूमर जितना हम लेट से आइडेंटिफाई करेंगे उतना ज्यादा परेशानी उस लेडी को होगी। उससे तो मैम गैलेक्टोरिया वगैरह का चांसेस है ना? यस, प्रोलैक्टिन में बेटा जैसे इंक्रीज होता है, इट्स ऑलमोस्ट 70% लोगों को गैलेक्टोरिया होता है। नॉट ऑल द पेशेंट्स विल प्रेजेंट एज गैलेक्टोरिया, ये भी है। और एक और चीज है, और जितने गैलेक्टोरिया के साथ आते हैं जरूरी नहीं है कि सबके सब हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया है, उसमें भी ऐसा है कि परसेंटेज है। ठीक है, तो द यस परसेंटेज इज लाइक दिस कि उसमें अराउंड 90% यस देयर विल बी हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, बट 10% दे डोंट हैव, इट विल बी मैनिफेस्टेशन ऑफ समथिंग एल्स। यस ठीक है, इवन मैलिग्नेंसी इनिशियली वो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो ब्लडी हो जाता है, खून मिक्स करके आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डिफरेंशिएट, यहीं पर हम लोगों का रोल आता है। ठीक है बच्चों, ओके चलो बच्चों, तो टुमारो द टाइमिंग विल बी 5:20 ओनली, आज थोड़ा सा लेट हो गया था। मैम चलो, नोट्स लिख दीजिएगा। हाँ बेटा आज भेज देती हूँ। अच्छा, मैं रीनेम करना शुरू की हूँ डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों को इजी हो जाएगा। ऑप्स का कर रहे हैं अभी फिलहाल, उसके बाद हम गायनी का भी शुरू कर। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक वाइज कर देंगे वीडियोस, देन आप उसको एक्सेस करने में इजी हो जाएगा, जैसे कि एयूबी है तो एयूबी का पूरा आ जाएगा।